नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। कोरोना की नई लहर से अब बच्चे भी अछूते नहीं रहे। नवजात बच्चों तक को कोरोना हो रहा है। ऐसे में मां बाप की फिक्र बढ़ गई है। बच्चे अब किस तरह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और आखिर कैसे उनको इस खतरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। बताएंगे आपको हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ होंगे, एक पूरा पैनल जो आपको बताएगा कि कोविड की दूसरी लहर के इस कहर से बच्चों को बचाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन पहले आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना का शिकंजा देश पर कसता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस आए। इस बीच फिक्र बढ़ाने वाली खबर ये आई है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बच्चों में संक्रमण का मामला उठा। आज 12 दिन हो गए सर, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी। और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी और मैं चिंतित हूँ। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है। बच्चे अब कोरोना से महफूज नजर जरूरी है और लक्षण दिखने पर सतर्क हो जाएं। लहर में देखा जा रहा है कि बच्चे भी काफी संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और वो जल्द ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए भी आने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है और उनमें भी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पिछले साल बच्चे पॉजिटिव थे पर एसिम्प्टोमेटिक थे और इस बार उनमें सभी तरह के लक्षण दिख रहे हैं। बच्चों को खतरा कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा जरा आंकड़ों से लगाइए। 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों में केस पहले से ज्यादा सामने आ रही है। ICMR के मुताबिक हर 100 में से कम 4 मरीज ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सामने आए। 89,688 केस बच्चों के हैं। इनमें से महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा, छत्तीसगढ़ में 5,940, कर्नाटक में 7,327, उत्तर प्रदेश में 3,004 और दिल्ली में बच्चों के 2,733 केस सामने आए हैं। जाहिर तौर पर बच्चे खतरे की जद में आ गए हैं। बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कुछ लक्षण बच्चों में दिखे तो सावधान हो जाएं। सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, बुखार, खांसी, डायरिया और पेट में दर्द। बच्चों में भूख कम लगना और स्वाद का पता नहीं लगने जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के साथ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि बच्चों में भी वही सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली एक अडल्ट में भी प्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों में नॉर्मली सारी बीमारियां जो हैं बुखार के साथ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, खांसी सर्दी के साथ होती हैं और अभी भी जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें यही देखा गया है। कोरोना की नई लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है और इसको लेकर सतर्क रहना भी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राजेश पारिक, जो डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकेट्रिस्ट के जसलोक हॉस्पिटल से। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक है, CMD रेडिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, चेयरमैन है सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता के। और हमारे साथ हैं डॉक्टर DK गुप्ता। आप चारों का स्वागत है। डॉक्टर पारिक, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। छोटे बच्चों में पहले कोरोना को लेकर उतनी चिंता नहीं थी जितनी अब की बार हो गई है। खासतौर पर महाराष्ट्र में भी 60,000 बच्चे कोरोना संक्रमित अब तक पाए जा चुके हैं। आमतौर पर छोटे बच्चों में बदलते मौसम में गला पकड़ा जाना, खांसी हो जाना, जुकाम हो जाना, हल्का फुल्का बुखार हो जाना, यह सामान्य माना जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर ऐसा हो तो क्या सीधे कोविड टेस्ट के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव हो तो इन्फेक्शन आने के 3-4 दिन के बाद पॉजिटिव निकलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड टेस्ट में जो RT-PCR टेस्ट होता है, जो हमारा अब सबसे रिलायबल बढ़िया टेस्ट है, उसमें 35% तक फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। यानी बच्चे में बीमारी होगी लेकिन टेस्ट गलती से फॉल्स नेगेटिव दिखाएगा।
तो टेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना बच्चे की जो हालत है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर टेस्ट नेगेटिव भी आए तो हमको ये समझना चाहिए कि संभावना है कि बच्चे में कोविड है। जो भी हम लोग प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हैं, आइसोलेशन, हाइड्रेशन, जो भी करना है वो करना जरूरी है। और फिर 3 दिन के बाद दोबारा वो RT-PCR टेस्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में डॉक्टर अरविंद कुमार, जब आज की तारीख में RT-PCR टेस्ट कराना ही उतना आसान नहीं रह गया, होम सैंपलिंग आजकल हो नहीं रही है, उसको लेकर आप जानते हैं लगातार लोग शिकायतें कर रहे हैं, सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एक छोटा बच्चा जिसमें कि बुखार, खांसी, जुकाम जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके लिए बेसिक किन किन चीज़ों का ध्यान घर पे रखते हुए रखा जाना चाहिए जब तक कि कोविड टेस्ट हो नहीं जा रहा, उसकी रिपोर्ट आ नहीं जा रही सामने? रोहित जी, इस समय जिस स्पीड के साथ और जितना वॉल्यूम ऑफ डिजीज हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के अंदर इस समय है, उस समय चांसेस हैं कि आप अपनी एक दिनचर्या में कुछ 2-4 लोगों को जो पॉजिटिव होंगे उनको जरूर क्रॉस करेंगे। और इसी वजह से ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन इतनी ज्यादा है कि पिछले 24 घंटे में 2,17,000 तो पॉजिटिव प्रूव हुए हैं। जो एक्चुअल पॉजिटिव हुए हैं वो नंबर इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। और जैसा कि डॉक्टर पारख ने कहा और हम सब जानते हैं कि 70% के आसपास इसकी ट्रू पॉजिटिव रेट है, 30% केसेस में फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। तो आप बच्चे को लेके गए और आपने टेस्ट कराया और नेगेटिव, ये गारंटी नहीं है कि ये एक्चुअली ट्रू नेगेटिव है। ऐसे में एहतियात बरतना ये सबसे जरूरी है। तो जो 2-3 चीजें मूल कही जा रही है कि एक तो बुखार है तो आप बुखार को कम करने की दवा, जो जब सबसे ज्यादा इस समय पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब हो रही है, उसको नियमित रूप से 6-6 घंटे पे देते रहें। अगर खांसी वगैरह है तो उसके लिए कुछ दें। बच्चे का डाइट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली चीज जो बच्चे करते हैं वो है कि वो खाना पीना बंद कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह से उनको कुछ खाने को, स्पेशली लिक्विड्स जरूर देते रहें। और हम उनकी भी, जैसे कि हम बड़ों में कर रहे हैं, ऑक्सीजन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उनको ये सिम्टम्स हैं तो आइसोलेशन करना जरूरी है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आएगी कि मदर या फादर, 2 में से एक को बच्चे के साथ रहना जरूरी होगा। आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ये एक प्रैक्टिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम है बच्चे को मैनेज करना। मैं यही आपसे पूछना भी वाला था अभी कि छोटे बच्चे को आइसोलेट करना ये अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि एक ना एक पैरेंट को, मदर को या फादर को बच्चे के साथ रहना ही पड़ेगा। उस स्थिति में क्या ये मान के चला जाए कि परिवार में अगर एक इन्फेक्शन आ गया है तो जो पेरेंट साथ रहेगा उसका भी इन्फेक्टेड होना लगभग तय है? रोहित जी, इस समय देखने को ये मिल रहा है, पिछले 10 दिन में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां एक मेंबर में परिवार के ये कोरोना आया, इससे पहले कि वो मेंबर जान पाए कि वो पॉजिटिव है, सारे के सारे लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं। इतनी हाई इन्फेक्टिविटी है कि जिसको भी फोन करते हैं वो सवाल यही देता है कि सर हमने जितनों का टेस्ट कराया सब लोग पॉजिटिव आए हैं। तो बच्चा अगर संक्रमित है तो बच्चे को मदर या फादर को रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वो लाइकली पॉजिटिव होंगे और उनको फिर बाकी लोगों से अपने को आइसोलेट करके रखना, वो भी घर के साइज पर भी डिपेंड करता है। आपके पास कितने कमरे हैं, कितना बड़ा घर है। यह कहना आसान है, बट एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल रूप में कर पाने में अक्सर दिक्कत आती है। लेकिन उसको करने के अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई और चारा नहीं है। डॉक्टर गुप्ता, जो केसेस आपके पास आ रहे हैं उनमें कितने ऐसे हैं जिनमें बच्चों को भी कोविड पॉजिटिव मिल रहा है? कितनी उम्र के बच्चों में ज्यादा पॉजिटिव मिल रहा है? और सिम्टम्स खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा क्या क्या हैं जो अगर दिखाई दें तो पेरेंट्स को तुरंत RT-PCR टेस्ट के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल रोहित जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अभी जो बच्चे आ रहे हैं उसमें सारे एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, जो न्यूनेट से लेके, मतलब 1 महीने से कम से लेके, और जो टीनेजर्स हैं 12, 13, 14 साल तक के बच्चे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है। अगर घर के कोई भी फैमिली मेंबर पॉजिटिव हुए हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं उनसे संक्रमित हो जा रहे हैं। सिम्टम्स बड़े अनयूजुअल है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक बच्चा देखा है जो 12 साल का बच्चा था, उसको कोई खांसी जुकाम बुखार नहीं था, सिर्फ पेट में दर्द और लूज मोशन हुए, और मैंने डाउट लगा, मुझे टेस्ट कराया RT-PCR तो पॉजिटिव आया। तो इस समय माँ बाप को और डॉक्टर्स को भी, खास करके बच्चों के डॉक्टर को भी हाई सस्पिशन रखना है, जब तक कि प्रूव्ड अदरवाइज कि अगर कोरोना नहीं है तब तक हमें कोरोना ही सस्पेक्ट करना है। तो सिम्टम्स बहुत कॉमन भी है और अनकॉमन भी। कॉमन सिम्टम्स में वही जो खांसी जुकाम बुखार, गले में दर्द और सांस में तकलीफ होना है,
जो अनकॉमन बच्चे में सिम्टम वो है कि बच्चा सुस्त हो जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, बच्चे को भूख कम लग रही होगी, अगर इंटेक कम होगा, बच्चों में रैशेस हो सकते हैं स्किन में, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चा प्लेफुल नहीं रहेगा। तो ये ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स है। कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, आंखें रेड हो जाएंगी। तो ऐसे अनकॉमन सिम्टम्स हैं जिनको अगर दिखते हैं तो हमें तुरंत हाई सस्पेक्शन रखना चाहिए और टेस्ट कराना चाहिए। जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि पीसीआर जो है, आरटीपीसीआर है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है, तो इसलिए क्लिनिकल कोरिलेशन विद अदर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग भी, अगर बच्चे में सीरियस सिम्टम्स लग रहे हैं तो आपको खाली आरटीपीसीआर नहीं, एक्सरे चेस्ट है, छाती का सीटी स्कैन है या कोई ब्लड टेस्ट कराने हैं, उससे भी हम लोग क्लिनिकली कोरिलेट कर सकते हैं कि टीएलसी काउंट कितनी है, सीआरपी लेवल क्या है, प्रोकाल्सिटोनिक लेवल क्या है। तो ये ऐसे बहुत सारी सुविधाएं या लैब टेस्ट अदर अवेलेबल है जिनको हम कंबाइंड करके एक हाई मतलब सस्पेक्टेड डायग्नोसिस बना सकते हैं कि बच्चा कोविड से सफर कर रहा है या किसी और से कर रहा है। इस समय जो डायग्नोसिस बननी चाहिए वो रूल आउट करके बननी चाहिए कि अगर दूसरी बीमारियां और कोई पॉजिटिव नहीं आ रही है और कोविड भी नेगेटिव आ रहा है तो इट मींस कोविड है, आरटीपीसीआर नेगेटिव कोविड है, अगर कुछ भी सीटी या एक्सरे में फाइंडिंग्स उस तरह की आ रही हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाई सस्पिशन मदर्स को भी और पेरेंट्स को, खास करके अगर घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट है, अगर बच्चा बाहर घूम रहा था या क्रच में था या घर में कोई हाई सस्पेक्टेड नहीं है, सस्पेक्टेड पेशेंट बाहर गया था और पॉजिटिव पेशेंट बन के आ गया, तो जब भी घर में कोई है तो नॉर्मली मान के चल रहे हैं कि बच्चा पॉजिटिव हो रहा है। बहुत तादाद में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसा आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, इस पूरी परिस्थिति में कुछ गाइडलाइंस दी गई, बच्चों को बाहर खेलने ना भेजें, खाने पीने का खास तौर पर ऐसे वक्त में जो ध्यान रखना होता है वो रखना चाहिए, लेकिन गर्मी बढ़ रही है, बच्चे चाहते हैं फ्रिज का ठंडा पानी पीना, गला उससे फौरन पकड़ा जाता है। क्या वो गले का पकड़ा जाना, गला खराब होना, खांसी होना, जुकाम होना एक वजह बन सकता है, इन्फेक्शन का कारण बन सकता है? दूसरा, लॉकडाउन लंबे समय से लगा हुआ है, बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ी देर के लिए वो घर से बाहर जरूर जाना चाहते हैं, खेलने कूदने के लिए, पार्क तक जाना जहां 10, 12, 15 बच्चे और मिलते हैं। क्या आपको लगता है ये सारी एक्टिविटीज इनको पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रोहित जी, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ और रोज बच्चे मेरे पास आते हैं। अभी परसों ही मैंने 4 महीने का बच्चा एक डायग्नोज किया है, उससे 2 दिन पहले भी एक 3 महीने का बच्चा डायग्नोज किया, तो बच्चों के अंदर ये डेफिनेटली ज्यादा आने लग गए हैं। इसमें मैं कुछ हिदायत पेरेंट्स को देना चाहूंगा। सबसे पहली मैं हिदायत ये देना चाहूंगा, अभी आप लॉकडाउन समझ के चलिए, इस वक्त बाहर का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। ये मैं बता दूं, हमारे जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं वो 41% है इस देश में, यानी कि उनकी आबादी लगभग 55-60 करोड़ है और उनके लिए एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है, ना भी आने वाले 3 से 4 महीने में हमारे पास वैक्सीन आने वाली है। तो उनकी स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी बहुत बहुत आवश्यक है, खासकर कि अब जबकि कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं जैसे B1.1.6 या B1.6.1.7, ये कुछ म्यूटेंट स्ट्रेन, डबल म्यूटेंट वगैरह आ रहे हैं जो कि बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शन ज्यादा कर रहे हैं। अगर हम क्लासिकल कोरोना की बात करें तो उसने बच्चों को ज्यादा तंग नहीं किया। पूरे वर्ल्ड के डाटा में ये है, केवल 2% जो है पूरे कोरोना केसेस में से जो केसेस हुए हैं लेस देन 18 ईयर्स के हैं, विच वाज नेग्लिजिबल। लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, जब उन्होंने इतना परिश्रम किया, बच्चों ने लॉकडाउन झेला है, आने वाला कम से कम 1.5 से 2 महीने जब तक कि हम ये ना देख लें कि प्रेजेंट कोरोना कैसा चल रहा है, बिल्कुल बाहर ना निकलें, क्योंकि बच्चे उतनी प्रिकॉशन भी नहीं ले पाएंगे, लंबे टाइम तक मास्क भी नहीं लगा पाएंगे, नाक को कवर नहीं करेंगे। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और पीयर ग्रुप की इंटरेक्शन जब बच्चों की होती है तो फिर उस वक्त वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ले पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, बिकॉज दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, दे आर नॉट इम्यूनाइज्ड, तो ये दिक्कत है, तो उनको तो हमारे को बचा के रखना है। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, क्योंकि मैं कोविड अस्पताल चलाता हूँ, जिस भी बच्चे को मैं कोविड के लिए डायग्नोज करता हूँ कहता डॉक्टर साहब एडमिट कर लो। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, मोर देन 90% विल नॉट रिक्वायर एडमिशन। उनको एडमिशन की 90% से ज्यादा को जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिए, अपने डॉक्टर को फॉलो कीजिए। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है। सीटी स्कैन में इतनी ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है, तो अगर आपका डॉक्टर कहता है तब तो आप कराइए, अपने आप सीटी स्कैन मत कराइए, अपने आप ब्लड टेस्ट मत कराइए। मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इससे पहले सब स्पीकर्स ने सारी चीज बता दी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बच्चों के अंदर मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MSIS, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। जो बच्चे कोविड से रिकवर हो जाते हैं वो मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में उनमें से कुछ बच्चे चले जाते हैं, जिसमें कि शरीर पे रैशेज आने लग जाते हैं,
जीभ और मुंह के अंदर जो है वो रेडनेस आ जाती है, आंखें एकदम ब्लड रेड हो जाती हैं। ये जो सिंड्रोम है जानलेवा हो सकता है। लास्ट क्लासिकल कोरोना में भी कम से कम 300-400 केसेस इसके रिपोर्ट हुए थे। और अभी भी कोरोना में हमारे को खासकर छोटे बच्चों में खास ध्यान रखना है कि MSIS डेवलप हो सकता है। ये बिल्कुल डिफरेंट इलनेस है, कावासाकी डिजीज की तरह बिहेव करती है। जहां तक बच्चों के सिम्टम्स की बात है, बच्चों के सिम्टम्स और बड़ों के सिम्टम में ज्यादा फर्क नहीं है। केवल और केवल हमें इस चीज का ध्यान रखना है, लूज मोशन, पेट में दर्द या वॉमिटिंग अगर हो रही है तो उसको कोरोना हो सकता है। बच्चों के अंदर बाकी सब सिम्टम सेम होते हैं, लेकिन बच्चों में रनिंग नोज बहुत ज्यादा होता है, जो कि शायद बड़ों में नहीं होता। सबसे बड़ी बात हमारी चिंता के विषय एज ए पीडियाट्रिशियन ये है कि जितने रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे पैरा इन्फ्लुएंजा हो, एडिनोकॉक्सिकी हो, ये सब बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कोविड भी अगर ये रूप ले गया, जो कि लेगा, वो इसलिए लेगा क्योंकि कोविड भी जरूर बदल के उस पॉपुलेशन की तरफ जाएगा जो प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे हमारी एल्डरली पॉपुलेशन की इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, ये अपना रूप स्वरूप बदलेगा और ये बच्चों की तरफ दिशा कर देगा, जो कि अपनी इससे दिशा करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार जल्दी से डॉक्टर साहब, दो चीजें आपकी बात से मैं ले रहा हूं। एक कि आमतौर पर छोटे बच्चों में रनिंग नोज, हल्का बुखार, खांसी, इस तरह की चीजें होते ही पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाने के बजाय घरेलू इलाज में यकीन रखते हैं, क्योंकि वो दवाइयां उनके पास पहले से मौजूद रहती हैं घर में। क्या उनके जरिए इलाज करना ठीक है शुरुआती, या सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और दूसरा, क्या अब समय आ गया है कि केवल 45 साल से ऊपर नहीं बल्कि बच्चों को भी वैक्सीनेशन के लिए अब सरकार को रास्ता खोलने की तैयारी करनी चाहिए? कोरोना की भयानक मार जारी है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केसेस से देश दहल रहा है। कुछ राज्यों में हालात एकदम बेकाबू हैं और सबसे बड़ा सवाल यह कि इस लहर में जब बच्चे तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं तो परिवार, अभिभावक, माता पिता आखिर ऐसी परिस्थिति में क्या करें? हमारे साथ 4 जाने माने डॉक्टर्स का पैनल है जो बता रहे हैं कि छोटे बच्चों में कोविड हो रहा है तो उसके लक्षण क्या हैं, आमतौर पर ऐसे लक्षण आने पर मां बाप को, माता पिता को, अभिभावकों को क्या करना चाहिए। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश पारेख हमारे साथ हैं, डॉक्टर डी के गुप्ता हमारे साथ हैं और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, ब्रेक के पहले बात जहां हमने छोड़ी थी वहीं से आपसे शुरू करना चाहता हूं। आमतौर पर छोटे बच्चों के लिए मां बाप दवाइयां घर पे रखते हैं। सामान्य कोई उनको दिक्कत आती है तो वो दवाइयां घर पर अमूमन इस्तेमाल करना पेरेंट्स शुरू कर देते हैं, कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के भी, और कई बार अपने फैमिली डॉक्टर या चाइल्ड स्पेशलिस्ट से फोन पर पूछकर भी कि रनिंग नोज है तो क्या मैं ये दवाई दे दूं। आज की परिस्थिति में क्या सीधे RT-PCR के लिए जाना चाहिए? रोहित जी, इस सवाल का काफी हद तक जवाब डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर मलिक ने दिया था कि यस, आमतौर पे जब बच्चों में खांसी जुकाम जैसे होते हैं तो तरह तरह के घरों में अपने नुस्खे होते हैं और उनसे वो यूजुअली इलाज कर लेते हैं या अपने फैमिली डॉक्टर से फोन पे बात कर लेते हैं। बट जो हालात हमारे इस समय चल रहे हैं देश में, जहां शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा, मेरे कांटेक्ट में तो कोई फैमिली ऐसी नहीं है जहां कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं इस बीमारी से टच्ड ना हो। ऐसे में अगर हमारे बच्चों में सर आवाज कट गई सर, आपकी सुन नहीं पा रहे हैं, आपको फ्रेम फ्रीज हो गया शायद इंटरनेट। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मलिक ने कहा किसी ना किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से बेशक आप फोन पे बात करें या विजिट करके बात करें, एक बार उनको दिखा ले। जैसा कि दोनों ने कहा, 90-95% बच्चों को एडमिशन की जरूरत नहीं होगी, ट्रीटमेंट घर पे किया जा सकता है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की जगह डॉक्टर सुपरवाइज ट्रीटमेंट एट होम जो है वही मैं रिकमेंड करूंगा। अगर RT-PCR नेगेटिव आता है, अमूमन जो वयस्क हैं उसमें CT स्कैन कराने की सलाह दी जा रही है, तो क्या बच्चों में भी अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आता है, इसके बावजूद बुखार है, खांसी जुकाम है, तो सीधे CT स्कैन के लिए जाना चाहिए? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक CT स्कैन, जो कंट्रास्ट वाला CT स्कैन होता है, वो करीब करीब 500 से 600 एक्सरेज के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। जो HRCT हम करते हैं वो इसका करीब करीब आधा होता है, बट वो भी 200-250 एक्सरेज के बराबर है। मैं कहीं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इतने हाई रेडिएशन डोज को एक्सपोज करें। जैसा कि दोनों पीडियाट्रिशियंस ने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो माइल्ड वैरायटी के हैं,
उसमें RT-PCR अगर नेगेटिव भी है तब भी एक डॉक्टर के सुपरविजन में अगर आप घर पे प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें ऐसा जरूरत नहीं है। और CT स्कैन करना है या नहीं करना है इसका फैसला डॉक्टर का होना चाहिए, पेरेंट्स का कदापि नहीं। डॉक्टर राजेश, क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, अभी तक जो भी मेरे कलीग्स बोले हैं उसके साथ मैं बिल्कुल सहमत में हूं। जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर मलिक ने हमको बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इसके आगे मैं सिर्फ आपको 3 चीज बोलना चाहता हूं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। जैसे डॉक्टर मलिक ने पहले हमको समझाया कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम चिल्ड्रन में MIS-C जो आता है वो ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्या है जैसे उन्होंने दिखाया सिर्फ रैशेस पहले दिखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक के बाद जो ऑर्गन्स रहते हैं, किडनी, अलग अलग ऑर्गन फेलियर में जा सकते हैं और बच्चे की मौत हो सकती है। तो सिर्फ रैशेस देख के कभी कभी जो माँ पिता होता है वो कुछ एंटी रैश क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी रहना अच्छा है और अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करना बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि अभी अभी जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स रहते हैं, नवजात शिशु, उनमें भी अगर माँ कोविड पॉजिटिव हो तो नए केसेस आने लगे हैं, जिसमें जो जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें जन्म के साथ ही कोविड आ सकती है। तो उसके बारे में भी हमको जरा ध्यान रखना चाहिए न्यूबॉर्न बेबीज का। और आपने वैक्सीन के बारे में पूछा था तो वो एक बात रह गई है। तो वैक्सीन के ट्रायल्स अभी फाइजर बायोएनटेक ने बच्चों में शुरू किए हैं, लेकिन उसका डेटा आने में, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया, करीब 2 शायद 3 महीने भी लग सकते हैं। तो बच्चों का अभी वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है इतने जल्द। तो पेरेंट्स को ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन लगा देंगे और फिर सब सही रहेगा। वैक्सीनेशन का प्रूफ हमारे पास नहीं है, सेफ्टी डेटा नहीं है, एफिकेसी डेटा नहीं है। तो तब तक हमको बहुत ही सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। और फाइनली बच्चे अगर उनको इन्फेक्शन ज्यादा नहीं भी हो, हमने देखा है कि 90% से ज्यादा बच्चों को कुछ नहीं होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। उनसे इन्फेक्शन घर में जो एल्डरली लोग हैं, नाना नानी, दादा दादी, उनमें इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो वो कारण से भी हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर मलिक, गर्मी का मौसम है, बच्चे में कोई लक्षण ना हो, खांसी जुकाम बुखार ना हो, तब भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्टीम रेगुलर दिलाते रहनी चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, गरारे करना, स्टीम दिलाना, अगर एक बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल है, उसे खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए जो मेन एज पीडियाट्रिशियन मैं प्रॉब्लम अपने क्लिनिक्स में फेस कर रहा हूं, वो ये फेस कर रहा हूं कि बच्चे एक तो अपनी नॉर्मल वैक्सीनेशन पिछले 1.5 साल की भूल गए हैं, सवा साल से, जब से कि कोरोना चल रहा है, 1-1.25 साल से। तो उनको दूसरी कोई बीमारी ना पकड़ जाए। तो मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूंगा कि अभी तो चलो कोरोना का काफी ज्यादा प्रकोप है, अभी तो केसेस बढ़ रहे हैं, पीक आएगी, लेकिन जैसे ही पीक डाउन होती है, जैसे ही थोड़ी सी लॉकडाउन की स्थिति कम होती है, तो तुरंत अपने बच्चों को वैक्सीनेट कर ले, नहीं तो वो किसी और बीमारी से भी ग्रस्त हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि आ रही है। तीसरी चीज ये है, पेरेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा, कहीं पर भी पैनिक की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली बच्चों के अंदर कोरोना बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस, वास्ट मेजॉरिटी जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, बिना किसी सिम्टम्स के आते हैं और जनरली ठीक हो जाते हैं। दूसरी चीज, बच्चों के एक मैं और सजेशन देना चाहूंगा पेरेंट्स को, जितने बच्चे 18 साल से छोटे हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको जुवेनाइल डायबिटीज है, चाइल्डहुड हाइपरटेंशन है, या जिनको और भी ब्लड कैंसर जैसी भी बीमारियां हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपीज ले रहे हैं, इनको आप, इनकी जो कंडीशंस हैं, चाइल्डहुड अस्थमा है, उनको आप कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये वायरस उन्हीं बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा और उन्हीं में मोर्टेलिटी ज्यादा करेगा जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के अंदर कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होती, लेकिन हेल्दी बच्चा अपनी इम्यूनिटी से फिर भी कोविड से लड़ जाएगा, लेकिन जिसको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, इसका हमारे को खास ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है। पेरेंट्स को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, बच्चे को आइसोलेट करने में, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मेरे पास अक्सर पेरेंट्स आते हैं, दोनों मदर फादर को जो है वो कोरोना हो गया और बच्चा अकेला है।
ऐसी स्थिति में आप अपने परिजनों को, जो क्लीन परिजन है जिनको की कोविड नहीं है, बच्चे को उनके पास शिफ्ट कर दें, नहीं तो बच्चा भी कोरोना ले जाएगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे नाना नानी है, दादा दादी है, बुआ है, जो भी है, बच्चे को उनके सपोर्ट कर देना ठीक है, और माँ बाप जो है वो आइसोलेट हो जाए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलती है। ये एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जिसमें कि वो बच्चे को दूसरे कमरे में रखते हैं, बच्चा फिर उनके पास आता है और दिक्कत। चौथी चीज ये है, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चे जो है मास्क नहीं पहनते। अगर हम उनको रंगीन मास्क और जिसके ऊपर डिफरेंट कार्टून्स बने हो, मैंने देखा है कि अगर बच्चों को मास्क पहनाते हैं तो वो एक तरह से जैसे हम टाई पहनते हैं, वो इस तरह का मास्क पहन के चलते हैं। 2 साल से बड़े बच्चे मैंने देखा है कि मास्क को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और बच्चों के अंदर कंप्लायंस ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। वो एक गेम समझ लेते हैं, हर थोड़ी देर बाद हाथ धो लेंगे, हर थोड़ी देर बाद मास्क पहन लेंगे, उतार देंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें उन्हें एजुकेट भी करके रखना है। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को, नहीं तो ये एक बड़ा सुपर स्प्रेडर वो हो जाता। तो जहां पर भी हमें लगता है कोई भी ऐसा इवेंट है, जैसे 10वीं 12वीं के एग्जाम थे, सरकार ने डिफर कर दी है, ये बहुत अच्छी बात करी है। नहीं तो ये इस तरह के जो भी इवेंट्स हो बच्चों के स्कूल में या वो सब कैंसिल हो जाने चाहिए। इस वक्त बच्चे लॉकडाउन में चले जाने चाहिए आने वाले कम से कम 4 से 6 हफ्ते। ठीक, डॉक्टर गुप्ता, समय बहुत कम है, फिर भी कुछ ऐसे सुझाव जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे इस वक्त पे? देखिए, इस समय यही है कि बच्चों को बाहर कम से कम निकालें, और जो बहुत सारे पेरेंट्स जो घर से बाहर जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जाना पड़ रहा है अपनी जॉब्स के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए, तो जब वो घर के अंदर आते हैं तो घर की एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए मैनेजमेंट का, इन्फेक्शन कंट्रोल का। क्योंकि बच्चे तो बाहर जा नहीं रहे हैं, तो जो वयस्क बाहर जा रहे हैं वही इन्फेक्शन लाके बच्चों को दे सकते हैं। तो जब आप घर से बाहर आ रहे हैं तो अपना पूरा हैंड हाइजीन, पूरा हाथ धोएं, वॉश करें, नहाना है तो नहाएं, कपड़े सारा चेंज करें बाहर के कमरे में, और अंदर जाने से पहले, बच्चों से मिलने से पहले पूरा ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं कि आप कहीं इन्फेक्शन गलती से भी उनको ट्रांसमिट ना कर रहे हो। दूसरी बात, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बच्चों पे जो ट्रायल चल रहे हैं उनको एक्सपेडाइट करें, क्योंकि बच्चों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 40% के आसपास है। अगर हम इनको इम्यूनाइज नहीं करेंगे तो ये लोग हाई रिस्क पे रहेंगे, वल्नरेबल रहेंगे, पॉपुलेशन वर्जिन रहेगी, और कभी भी तीसरी लहर, चौथी लहर में आके इनको इन्फेक्शन दे सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करना चाहिए, बच्चों के वैक्सीन का डेवलप करना चाहिए, और वैक्सीनेट करना ही अंतिम उपाय है, और यही परमानेंट उपाय है, और कोई तरीका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, और डॉक्टर पारेख, डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर अरविंद मलिक, आप चारों का आज आने के लिए, क्योंकि तमाम माता पिता, अभिभावक इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि पहली लहर में कम से कम बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन अब बच्चे भी कोविड का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स के पैनल ने यह बताया कि घर पर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें। हम लगातार आज तक पर कोरोना के इस कहर के दौरान आप कैसे बच सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उससे जुड़ी जानकारियां लेकर आपके लिए आते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें आज तक पर आगे भी जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।